लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन एकल बंध होने के बाद भी इन सभी में मुक्त घूर्णन, ध्यान से देखना, मुक्त घूर्णन क्या है, प्रतिबंधित, क्योंकि सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका कोई भी कार्बन कार्बन एकल बंध घूम नहीं सकता। घूमेगा तब जब वो कार्बन कार्बन एकल बंध दोनों तरफ से मुक्त हो। जैसे आपको बताया था एथेन में ये एकल बंध घूम सकता है, ये वाले बंध क्यों नहीं घूमते, क्योंकि चारों तरफ से कार्बन एक दूसरे के साथ एक चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इन सभी में मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित है। यदि प्रतिबंधित नहीं होता तो ये सरूपण समावयवता देते, लेकिन यहाँ पर ये सरूपण समावयवता की जगह कौन सी समावयवता देते हैं, ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है जो एलिसाइक्लिक यौगिक का, वो मैं रख रहा हूं 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, 3। साइक्लोप्रोपेन का मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 3। तो 3 कार्बन का एक साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ये लो। 1,2 डाईमेथिल का मतलब है कि इसकी किसी भी 1 और 2 नंबर की स्थिति पर अपन को क्या लगाना है, मेथिल। तो मैं इसको यो नाम दे रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर, और ये कौन सा है, 3 नंबर। इस पर एक खड़ी लाइन खींची, इस पर एक खड़ी लाइन खींची। इमेजिन करके देखना कि ये है कैसा यौगिक, एक त्रिकोण है इस प्रकार का, 3 कार्बन का एक क्या है, त्रिकोण। उस त्रिकोण के तीनों कार्बन का संकरण है sp3। त्रिकोण के तीनों कार्बन का संकरण क्या है, sp3। और sp3 की ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय का मतलब है कि जो 3 कार्बन दिख रहे हैं यूं, उन 3 कार्बन पर इस प्रकार खड़ी लाइन है। खड़ी लाइनों का मतलब है कि ये त्रिकोण है तो उस पर खड़ी लाइनें प्रतिस्थापी की स्थिति को बताएगी। इसको आप एक मॉडल से समझ सकते हो कि 3 कार्बन 3 तीलियों से एक त्रिकोण बना लो, उस पर 3 तीलियां खड़ी करके देख लो। तो 1,2 डाईमेथिल, यहां पर एक मेथिल लगा दें, इधर भी एक मेथिल लगा दें, बाकी बचा वो कौन हो सकता है, हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के 2 बंध, ये तीसरा ये चौथा। तो दोनों मेथिल इस त्रिकोण वाली सीरीज के ऊपर की ओर है, तो ये वाला रूप क्या हो जाएगा, सिस। दोनों मेथिल नीचे होते हैं, दोनों हाइड्रोजन ऊपर होते हैं, तब भी ये क्या होता, सिस। लेकिन एक मेथिल नीचे और एक हाइड्रोजन को ले गया मैं ऊपर, तो ये वाला रूप क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। सिस और ट्रांस का फर्क आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ट्रांस में जो ये मेथिल समूह है ये एक दूसरे से दूर है, एक ऊपर है तो एक कहाँ है, नीचे। इसका मतलब है कि इन दोनों में प्रतिकर्षण क्या होगा, कम। प्रतिकर्षण कम होगा तो तंत्र की ऊर्जा भी कम होगी और स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि दोनों मेथिल पास पास में होते हैं तो ध्यान रखना कि इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा है तो इस यौगिक की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका स्थायित्व क्या होगा, घट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि सिस और ट्रांस रूप में ज्यादा स्थायी रूप कौन सा होता है, ट्रांस। क्योंकि ट्रांस रूप में जो बड़े समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं इसमें प्रतिकर्षण कम से कम होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहा हूं, 1,3 डाईक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाईक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, 4। कितने हुए, 4। ये लो 1 2 3 4। तो 1 और 3 नंबर पर क्या लगा है, क्लोरो। ये लो क्लोरो लगा दिया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो 1 और 3 नंबर पर दोनों Cl ऊपर की ओर है तो क्या हो जाएगा, सिस। और दोनों नीचे हो जाएंगे तो यहां पर भी क्या है, सिस। एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। फिर वही बात, ज्यादा स्थायी रूप कौन सा होगा, ट्रांस। कम स्थायी कौन सा होगा, सिस। अब ये सब जरूरी नहीं कि मैं आपको हर एक एग्जाम्पल है वो अलग अलग लिख के बताऊं।
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में। ये लो एक साइक्लोपेंटेन बना दिया, ये मान लो इसकी 1 और 2 नंबर की स्थिति है, इस पर मैंने लगा दिया मेथिल। कौन सा रूप है ये? सिस। मेथिल को नीचे लेके आ जाऊंगा तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ज्यामितीय समावयवता हम 3 टॉपिक में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया क्या? संरचनात्मक में मैंने आपको 5 बता दिए, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावयवता, चलावयवता। त्रिविमीय समावयवता के 2 पार्ट थे, एक तो था विन्यासी और एक कौन सा था? स्वरूपण। विन्यासी और स्वरूपण का सबसे बड़ा अंतर है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। फिर अपन डिटेल से उतरे थे विन्यासी में। विन्यासी में फिर 2 थे, एक तो था कौन सा था? ज्यामिति, और दूसरा कौन सा था? प्रकाशिक या ध्रुवण। प्रकाशिक या ध्रुवण की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन केवल क्या पढ़ रहे थे? ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता में अपन ने टोटल 3 पढ़ लिए। एल्कीन, एल्कीन के लिए सिस और ट्रांस, कुछ एल्कीनें देती हैं, कुछ ज्यामितीय समावयवता नहीं देती। ओक्सिम, तो ओक्सिम के लिए आप सिन और एंटी रूप बनाते हैं। तीसरा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या चक्रीय यौगिकों में भी एक रूप सिस होता है और एक क्या हो सकता है? ट्रांस हो सकता है। तो ज्यामितीय समावयवता जिन 3 प्रकार के यौगिकों में होती है वो शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। प्रकाशिक समावयवता टॉपिक शुरू करें उससे पहले ज्यामितीय समावयवता का एक मेजर टॉपिक इसमें रह गया है, और वो टॉपिक ये है कि जितने भी अपन ने ज्यामितीय समावयवता पढ़ी थी उन यौगिकों में गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता के अपन को गुणधर्म पढ़ने हैं कि एक सिस है और एक रूप ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस रूप में ऐसा क्या अंतर आया कि वो ज्यामितीय समावयवता देने लगे? अणुसूत्र समान था, क्या उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हुए? क्या उनकी ज्यामिति में अंतर आया? क्या उनकी संरचना में अंतर आया? क्या उनका कवथनांक अलग है? क्या उनका गलनांक अलग हो गया? द्विध्रुव आगुण अलग दर्शा रेखा, बाकी सारी चीजें जितनी भी अपन पढ़ सकते हैं वो इस गुणधर्म में अपन को पढ़नी है। तो ज्यामितीय समावयवता का सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुणधर्म है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण 11th क्लास के 4थे चैप्टर में आपने इसको डिटेल से पढ़ा था। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि किसी भी यौगिक की सबसे पहले अपन को 3D संरचना इमेजिन करनी पड़ती है। इमेजिन करने का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करने के मतलब से है कि उसमें कौन कौन से बंध किस तरफ हैं। उसके बाद हमें देखना है कि बंध के दोनों तरफ जो परमाणु है उसमें किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और किसकी विद्युत ऋणता कम है। उसके आधार पर बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद उसमें वेक्टर लगा के अपन पता करते हैं कि अंत में बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक ध्रुव की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। तो द्विध्रुव आघूर्ण से पता अपन को क्या चलता है कि कुछ अणु तो होते हैं ध्रुवीय और कुछ अणु क्या होते हैं? अध्रुवीय। अध्रुवीय अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान होता है 0, लेकिन ध्रुवीय अणु के लिए म्यू का मान 0 नहीं होता। और इस द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? डीबाई। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में अपन को ये पता नहीं करना है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उस दूरी को उसके आवेश से गुणा करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान आता है, लेकिन ऐसा मान अपने काम में नहीं आता। अपन को यहाँ पर कोई मान नहीं निकालना, अपन को तो केवल पहचानना है कि किसकी ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी। बड़ा ही सिंपल तरीका है द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का। देखो मैं 3 एग्जाम्पल रखता हूँ आपके समक्ष। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH CH3। दूसरा एग्जाम्पल रख रहा हूँ Cl CH डबल बॉन्ड, CH Cl। तीसरा एग्जाम्पल रख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड, CH Cl। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसके आप 2 रूप बनाओगे, एक तो सिस और एक क्या बनाओगे? ट्रांस। तो मैं आपको बना के बता देता हूं। C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पर एक लगा है CH3 और एक लगा है H, एक लगा है CH3 और एक क्या लगा है H। इसको मैं ट्रांस में कन्वर्ट कर दूं तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 इधर लग जाएगा H और इस तरफ भी क्या लग जाएगा H।
ये वाला सिस रूप है, ये वाला ट्रांस रूप है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सिस और ट्रांस रूप के जो अपन गुणधर्म पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से आप पहचानोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं। तो ध्यान से देखना, मेथिल है प्लस सही प्रभाव वाला समूह इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, दोनों का सदिश योग करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता। इसकी प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय। इसकी बात करें तो ये मेथिल इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये मेथिल इलेक्ट्रॉन देने वाला, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। इस स्थिति में ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मान 0 पे आकर अटक जाएगा। इधर देखो, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन इस तीर के चिन्ह से बताते हैं। दो तीर के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो उसका परिणामी योग क्या होता है, 0। दोनों तीर के चिन्ह एक दूसरे के सामने हो जाते हैं तब भी उसका परिणामी योग क्या हो जाता है, 0। दोनों तीर के चिन्ह एक तरफ होने चाहिए, उस स्थिति में शून्य नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ पर म्यू का मान 0 आ जाएगा, ये वाला अणु क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। तो क्वेश्चन है कि सिस और ट्रांस में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवीय रूप का हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवीय का तो पहले से ही क्या आता है, 0। उसका 0 नहीं, इसका मतलब है कि 0 से कुछ ज्यादा ही होगा, 1.71 डीबाई या 1.8 डीबाई ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा अपन लेते हैं, यह है 1,2-डाईक्लोरोएथीन। क्या नाम है इसका, 1,2-डाईक्लोरोएथीन। ज्यामिति समावयवी बनाने आपको बता दिए। ये लो, ये हो गया सिस और ये क्या हो गया, ट्रांस। बना सकते हो ये दो। क्लोरीन सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन खींचता है, मेथिल सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉन देना और खींचना आपको मैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक बताऊंगा, वहां पे आप इस चीज को ध्यान से समझना कि पाई बंध से कोई इलेक्ट्रॉन देता है और पाई बंध से कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये सारी चीजें तो आती हैं रेजोनेंस में। अनुनाद, अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, पाई बंध के द्वारा। और सिग्मा बंध से कोई इलेक्ट्रॉन देता है या सिग्मा बंध से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये सारी चीजें होती हैं प्लस आई माइनस आई सिग्मा बंध के द्वारा। इसको क्या बोला जाता है, प्रेरणिक प्रभाव। तो क्लोरीन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि उस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इसका माइनस आई प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन इधर दोनों का योग करोगे तो इलेक्ट्रॉन इस ध्रुव की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों तीर के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो गए तो देखो ये वाली बात हो गई, इसका मान क्या जाएगा, 0। किस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हुआ, सिस का। इसका मतलब है कि द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा सिस रूप का ज्यादा होता है। यहाँ दोनों समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ दोनों समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें एक समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है लेकिन दूसरा समूह इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचने वाला है। तो इस स्थिति में सिस रूप का ज्यादा होगा या ट्रांस रूप का ज्यादा होगा, ये चीज अपन को नहीं पता। तो इस चीज का पता करने के लिए ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसकी ज्यामिति यहां बना देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर ले लिया Cl, इधर ले लिया H, इधर ले लिया H। CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर ले लिया Cl, इधर ले लिया H, इधर ले लिया H। यह है 1-क्लोरोप्रोपीन। ध्यान से समझना इसको, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं तो ये कौन सा रूप है, सिस। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये कौन सा रूप है, ट्रांस। तो सिस रूप में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ट्रांस रूप में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इन दोनों को देखो, एक तीर का चिन्ह इधर है, एक तीर का चिन्ह इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और इस बंध के कारण भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका सदिश योग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो इसके लिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता।
इसका मतलब है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है तो ज्यादा मान है, जबकि ये रूप कौन सा था, ट्रांस, जबकि इधर कौन सा है, सिस। पिछले दोनों एग्जाम्पल में सिस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हुआ, लेकिन तीसरे में उल्टा हो गया, सिस की तुलना में किसका ज्यादा हुआ, ट्रांस का। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे समूह यदि अलग अलग प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण सिस की तुलना में किसका ज्यादा हो जाएगा, ट्रांस का हो जाएगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसको समझाने के लिए। अब अपन क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के अलावा एक और गुणधर्म है इनका। देखो द्विध्रुव आघूर्ण के अलावा अपन को इसका एक गलनांक और कवथनांक देखना है। गलनांक और कवथनांक के बाद अपन को हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति देखनी है। हाइड्रोजन बंध बनाने के बाद फिर अपन चक्रीकरण देखेंगे। चक्रीकरण में क्या होता है इसको भी ध्यान से समझेंगे। टोटल 4 हो जाएंगे गुणधर्म, तो 4 में से एक गुणधर्म अपना कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 3 गुणधर्म और उन 3 गुणधर्मों के बाद प्रकाशिक समवायता वाला टॉपिक वो अपन अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। जिस प्रकार का सहयोग आप मुझे दे रहे हैं उसी सहयोग के कारण मेरा इतना विश्वास बना हुआ है कि 12th क्लास के लड़के हैं वो छुट्टियों में आसानी से अपने टाइम की बचत करेंगे। जो लड़के पहले पढ़ चुके हैं वो भी घर पे फ्री बैठे हैं, उनको भी वीडियो देखने का मजा आ रहा है। लड़कों के अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, अच्छी बातें हुई है लड़कों से, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए इतने स्टेटस लगाए। किसी ने व्हाट्सएप पे इसको शेयर किया है, किसी ने फेसबुक पे किया है। जिन स्कूलों में मैंने काम किया है उन स्टूडेंट को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। चाहे वो मयूर स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो टैगोर स्कूल के हो, संतोष स्कूल के हो, चाहे थावड़ा अरविंद स्कूल के हो, सभी स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए, हर बैच के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मेरे हर स्टूडेंट ने मेरा आज तक सहयोग किया है। किसी ने मेरे लिए कोई बददुआ नहीं दी है। आप सभी का प्यार है, इसीलिए मेरी इतनी विश्वास हुआ है कि मैं आपके लिए कुछ टाइम निकाल के कुछ कर सकूं। तो इस लॉकडाउन में अच्छी खासी मदद हो जाएगी आपके छोटे भाई बहनों के लिए। तो अधिक से अधिक वीडियो ये पहुंचाएं। आने वाले टाइम में मेरी और कोशिश रहेगी कि जो आवाज में प्रॉब्लम आती है या अक्सर देखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे ही कुछ व्यवस्था होती है तो मैं इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर दूंगा कि आपको कुछ भी समस्या नहीं आए। अभी अपन घर पे बैठे हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने पास केवल मोबाइल है, इसके अलावा कोई चीज अवेलेबल नहीं है। ना आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास केबल है, ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई कैमरा है, ना कोई अपलोड करने के लिए कोई कंप्यूटर है। तो इन सारे प्रोसेस के बीच में जितना मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अपन।